Interpretation of statutes and legislative principles. So welcome back to my channel Gaming and Educating. So before going ahead, let me give you the introduction about what exactly is statute and what exactly is interpretation. तो स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट बेसिकली कोई भी ऐसा लॉ होता है जो इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू। और जो स्टैट्यूट है ये एक फॉर्मल रिटर्न इनैक्टमेंट है जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जिसको राइट डाउन करती है, जिसमें कुछ कमांड्स दी जाती हैं, कुछ प्रोहिबिशंस होती हैं। सो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हम जनरल मीनिंग देखते हैं तो इंटरप्रिटेशन इज़ बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड दिया गया है जिसमें हमें उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम उसको या तो विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या जिस कंटेक्स्ट में हम उसे पढ़ रहे हैं उस कंटेक्स्ट में हम उसका मीनिंग डिवाइस करते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का जजेस को या कोर्ट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है मीनिंग कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा वर्ड हम लेते हैं पेक्यूलियर। अब पेक्यूलियर का जो मीनिंग है अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो वो ये भी हो सकता है पेक्यूलियर मीन्स वेरी स्पेसिफिक या वेरी वियर्ड। तो जब हम इसको जिस भी सेंटेंस में फ्रेज करते हैं तो वहाँ से हमें ये इंटरप्रेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली यहाँ पेक्यूलियर का क्या मीनिंग है। कई अपने बेयर एक्ट्स में भी देखते हैं, जैसे शेल है, कई जगह शेल का यूज़ है, कई जगह मे का यूज़ है, कई जगह विल का यूज़ है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। हेयर कम्स द रोल ऑफ द कोर्ट्स। जो कोर्ट्स हैं वो जिस भी सेंस में, जिस भी इंटेंशन से वो एक्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया है उसकी ट्रू सेंस फाइंड आउट करते हैं और उस वर्ड को इंटरप्रेट करके एक सिंपल लैंग्वेज में उसका मीनिंग निकालते हुए अकॉर्डिंगली जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। जो स्टैट्यूट है ये एग्जैक्टली कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर डिस्कस किया गया है आर्टिकल 13(3) सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में। एग्जैक्टली ये डिफाइन नहीं किया गया है। और जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन वर्ड डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से इंटरप्रिटरी, जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या उसको ट्रांसलेट करना। एंड अलॉन्ग विद दिस ये अंडरस्टैंड करता है कि जो ट्रू मीनिंग है वर्ड का जो वहाँ पे स्टैट्यूट में यूज़ किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सालमन क्या डेफिनेशन है इंटरप्रिटेशन की? इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट्स ये सीख करते हैं, ये ढूंढते हैं कि किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट का जो वर्ड यूज़ किया है या जो लैंग्वेज है उसमें लेजिस्लेटिव ने जब वो एक्ट पास किया था तब उसकी क्या इंटेंशन थी। सेकंड डेफिनेशन है बाय कूली। अकॉर्डिंग टू हिम इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन से अलग होता है क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन होता है उसमें हम ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइंड आउट करते हैं और इसके साथ ही जो इंटरप्रिटेशन है वो ट्रू सेंस फाइंड आउट करता है कि किस सेंस में उस वर्ड का मीनिंग वहाँ लिखा गया है या क्या डिराइव होगा। यहाँ पे दो कंसेप्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन मीन्स जो एग्जैक्टली वर्ड दिया है या जो लैंग्वेज है वर्ड की उस पर्टिकुलर सेंस में, उस पर्टिकुलर वर्ड में कोर्ट सिर्फ उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है टू कम टू द कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल एक केस है कि एक ट्रक है, अगर उसमें कोई ईटेबल्स हैं, उसके साथ ओपियम है, कोई ऐसी ड्रग्स हैं और अगर उसको कोई भी जो चेक करने वाले इंस्पेक्टर हैं तो क्या वो उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया था दैट द पुलिस ऑफिसर मे confiscate the same. That means it is the power of the police inspector to do it. He has legal power to confiscate the whole truck, नॉट ओनली दी ओपियम बट दी होल ट्रक। क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मगलिंग, तो विच इज़ नॉट डिजायर्ड एज पर दी लॉ। तो इस कंटेक्स्ट में जो भी केस चल रहा है उस पर कौन सा एक्ट लग रहा है, फैमिली लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं, CRPC है, CPC है या एविडेंस एक्ट है, वॉट एवर मे बी द एक्ट। तो एग्जैक्टली द कोर्ट ट्राइज टू फाइंड आउट जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आती है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, सो दैट कि जब वो एक्ट बना था उस टाइम पे लेजिस्लेटिव बॉडी की उसको फ्रेम करने की मेन इंटेंशन क्या थी। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किसी वर्ड का मीनिंग निकालना, कंस्ट्रक्शन ऑन द हेड कम टू द कंक्लूजन ऑफ वॉट एवर हैज़ बीन सेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स। अब ये पर्पस क्या ज़रूरत होगी किसी स्टैट्यूट को, किसी एक्ट को इंटरप्रेट करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं स्टैट्यूट्स में, बहुत सारे लॉज होते हैं
जहाँ पे कई बार उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, किन्हीं वर्ड्स का नहीं हो सकता या कोई एक दो सेंटेंस होते हैं जिनका नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि कोर्ट वहाँ पे अपने जुडिशल माइंड को अप्लाई करके ये फाइंड आउट करते हैं कि वो वर्ड वहाँ पे किस इंटेंशन से यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे यूज़ होता है दो एड्स का, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट्स? इनमें कई पर्पस हो सकते हैं, लाइक अगर कोई एम्बिग्विटी इन दी वर्ड है या स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज़ किया है वो एम्बिगुअस है, वो अनक्लियर है, वो इनकम्प्लीट है, उसका मीनिंग ही नहीं डिराइव हो रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल तो यही है कि जो जैसा लिखा है उसको उसी सेंस में इंटरप्रेट किया जाता है, उसको अपनी किसी भी तरीके से उसको फॉर्म नहीं किया जाता है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। Sometimes it is not possible. So here comes the duty of the court to try to find out the literal meaning of the word. फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है डिटेंशन। नाउ डिटेंशन इट्सेल्फ मीन्स कि डिटेन करना। अब यहाँ पे डिटेंशन का ये मतलब होता है कि कोई किसी को डिटेन करे, लेकिन एक केस था पहले, इन दैट केस इट वाज बीइंग डिस्कस्ड कि इफ़ हस्बैंड इज़ डिटेनिंग हिज वाइफ, देयर द कोर्ट हैड डिस्कस्ड दैट द मीनिंग ऑफ डिटेंशन वर्ड एज पर द लॉ इज़ नॉट कि वो अपनी मर्जी से रह रही है, इट मीन्स विदाउट हर कंसेंट। सेकेंड पर्पस इज़ टू नो द इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेशन। इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट किया जा सके, वहाँ पे उस एक्ट में उन वर्ड्स को क्यों यूज़ किया गया है और स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या थी। देन वी हैव ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। जब एक्ट पास हुए 1860 की आईपीसी हम पढ़ रहे हैं, 1973 की हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, बट ड्यू टू द चेंजेस इन टाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कोई नए लॉज पास हुए हैं, नए एक्ट्स पास हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग एज लॉज। तो वहाँ से कई वर्ड्स ऐसे डिराइव होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको इंटरप्रेट कर दिया है। टू द चेंजेस इन द सोसाइटी, और जो पहले वर्ड्स यूज़ होते थे आज के दिन वो ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, कहीं ना कहीं दे आर नॉट यूज्ड मोर। तो फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ पोक्सो एक्ट। सो इन केस ऑफ पोक्सो एक्ट वी सी दैट नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। तो वहाँ पे जो जुवेनाइल की डेफिनेशन है वही कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। इट इज़ नाउ 16 years ऑफ एज ड्यू टू द इंट्रिकेसीज ऑफ स्टैट्यूट्स जब बनाती है लेजिस्लेशन तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसे टिपिकल लैंग्वेज या जार्गन्स या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं जो अपने आप में ही इनकम्प्रीहेंसिबल होते हैं या जिनका मीनिंग उस टाइम पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है कि कोई एक कॉमन पर्सन उसे समझ सके, जिसकी वजह से सिमेंटिक बैरियर अराइज होता है। सिमेंटिक बैरियर इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो ये कहता है कि ए पर्सन जो सोच रहा है और जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहा है, द बी पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन द same language. Then we have because of the less coverage of some specific areas by the legislation. कई बार एक्ट में या हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम किसी सेक्शन में देखते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में देखते हैं ट्रक, कार, बस एंड लाइकवाइज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइकवाइज? लाइकवाइज हेयर मीन्स कि जो जैसे ये 4 व्हीलर्स हैं रोडवेज़ के, वैसे ही वो रोडवेज़ के होंगे। अगर बाइक भी है तो दैट मीन्स रोडवेज़ में 2 व्हीलर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो हर एक वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कुछ उसकी इंटेंशन हमें क्लियर है तो ऐसी सिचुएशंस में अगर कहीं पे पहले गैप रह जाता है तो कोर्ट उसको अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करते हैं। देन एरर्स इन ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट करते टाइम ही अगर कोई पॉसिबिलिटी, वैसे बहुत रेयर होती है, कि जो ड्राफ्टिंग की गई है वो इनएप्रोप्रिएट है, कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं हो पा रही है या उन वर्ड्स की नेसेसिटी ही नहीं थी या वो करेक्ट ग्रामर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं एग्जैक्ट मीनिंग एज पर द ट्रू इंटेंशन। देन इनकम्प्लीशन ऑफ रूल्स। कई बार रूल्स इनकम्प्लीट होते हैं किसी एक्ट में, तो जो स्टैट्यूट है अगर उसमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि इम्प्लाइड है, वेल अंडरस्टूड है, लेकिन रिटन नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका मीनिंग अलग निकल सकता है। लेकिन कई बार अगर यहाँ पे कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं, कोर्ट इसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, एम्बिग्विटी को दूर हटाने के लिए इंटरप्रिटेशन करती हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन की क्या स्कोप है, कब यूज़ करते हैं? सो अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन
ये कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो बेसिकली ये देखा जाता है कि जब लेजिस्लेशन बना था, जो एक्ट पास हुआ है, किस पर्पस के लिए वो एक्ट बना हुआ था और उसके क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ही कोर्ट इंटरप्रेट करती हैं। सो देयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केस लॉ है RS नायक वर्सेस AR अंतुले। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1984 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि कोई भी वर्ड्स या लैंग्वेज जो स्टैट्यूट में लिखे गए हैं वो क्लियर हैं और अगर अनएम्बिगुअस है, मतलब उनका वन सिंगल मीनिंग निकलता है, बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उनको एग्जैक्टली वही मीनिंग दे, ना कि कोर्ट उनको इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्ट करे। लेकिन अगर किन्हीं वर्ड के 2 या उससे ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तब वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है उसको इंटरप्रेट करके उसका एग्जैक्टली वो मीनिंग फाइंड आउट करना जो कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली था। डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में कि कौन कौन से रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैं। लिटरल रूल है, हार्मोनियस रूल है, मिस्चीफ रूल है, बेनिफिशियल रूल है, नॉसिटर रूल। सो देयर आर सो मेनी रूल्स दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोज़। एंड देर इज़ अनदर केस, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस कासिर जहान बेगम। ये 1963 का केस है। इस केस में भी कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी एक्ट में लिटरल मीनिंग डिफाइन है, बिकॉज लिटरल मीनिंग ही ये बताता है स्किन एंड द सोल ऑफ द एक्ट क्या है, हैं वो उसका जो मीनिंग है वहाँ पे एग्जैक्टली वही लिटरल मीनिंग लेंगे, उनको अपनी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। इन दिस कंटेक्स्ट मेंटेनेंस एक्ट में भी जब हम देखते हैं अंडर सेक्शन 125 CRPC, यहाँ पे भी यही बार बार डिस्कस किया जाता है दैट द ऑर्डर दैट इज़ बीइंग पास दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, या जो मेंटेनेंस है दैट इज़ बीइंग पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। इंटरिम मेंटेनेंस है दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड जो फाइनल ऑर्डर होता है दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। मेंटेनेंस तब से शुरू होगा। सो दीज आर लिटिल वर्ड्स, लेकिन उनका मीनिंग कुछ इंटरप्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो व्हाट आर द बेसिक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स? बेसिक्स यही हैं कि जब भी कोर्ट इंटरप्रेट करे इट शुड कीप इनटू माइंड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई भी कानून बन ही नहीं सकता है। सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट की क्या पॉलिसीज़ हैं, सो अकॉर्डिंगली सारे लॉज चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। पार्लियामेंट है, वो लेजिस्लेशन बनाती है, गवर्नमेंट उसको लागू करती है, और कोर्ट ये देखती कि एग्जैक्टली वो लागू किया गया है कि नहीं और किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या नहीं। तो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आज हमने इंट्रोडक्शन की है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। इन कमिंग वीडियोस वी विल बी कवरिंग व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और इसकी काफ़ी डिटेल भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।